फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नवंबर 1918 में खत्म हुआ था और इस जंग में शामिल हजारों भारतीय सैनिक अपने देश को रवाना हुए। अंग्रेजी सरकार बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये सैनिक गदर पार्टी की आइडियोलॉजी से काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं और ये सोल्जर्स इतने ट्रेंड हैं और इन्हें जंग का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। सरकार ने यह फैसला लिया कि उन्हें अपने आप को इतना ताकतवर बनाना होगा कि वो आने वाले किसी भी खतरे को रोक पाएं। एक कमेटी को अपॉइंट किया गया जिसके चेयरमैन सिडनी रॉलेट को बनाया गया। इस कमेटी के राय पर एक कानून को पास करने का फैसला किया गया जिसे द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट का नाम दिया गया। यह कानून रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इस कानून ने सरकार को यह पावर दी कि आप बिना किसी वारंट के और सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी के भी घर की छानबीन कर सकते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन गिरफ्तार हुआ इंसान अगर बेकसूर है तो उसके पास कोई हक नहीं है कि वो अदालत में जाके अपने लिए इंसाफ मांग पाए। 18 अप्रैल 1919 को इस कानून को लागू कर दिया गया। गांधी जी ने पहले 30 मार्च और फिर 6 अप्रैल को इस कानून के खिलाफ नेशन वाइड स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की। भारत में बहुत से शहरों में पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाएं सामने आई और इनमें सबसे ज्यादा गोलीबारी अमृतसर शहर में की गई। उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था जिसने ये फैसला किया कि वह पंजाब में किसी भी तरह के विरोध को कुचल कर रहेगा। और वहीं दूसरी ओर अमृतसर के दो लोकल बिजनेसमैन रतन चंद और बुग्गा मल ने यह फैसला किया कि वह मरते दम तक इस कानून के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कई जगहों पर अखाड़ा खोल रखे थे। अंग्रेजी हुकूमत अखाड़ों को हमेशा क्रांतिकारियों के साथ जोड़ती थी। अंग्रेजी सरकार का शक तब यकीन में बदल गया जब रतन चंद और बुग्गा मल ने 9 अप्रैल को राम नवमी का आयोजन करवाया और इस राम नवमी में बहुत बड़ी तादाद पर मुस्लिम्स भी शामिल हुए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंग्रेजों को हमेशा डराती थी। ये रतन चंद और बुग्गा मल ही थे जिन्होंने कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर्स डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू को राम नवमी के आयोजन में इनवाइट किया था और उन्हें लोगों को इस काले कानून के खिलाफ अवेयर करने के लिए बुलाया था। इसी दिन शाम को 7 बजे अमृतसर पुलिस को माइकल ओ डायर से यह ऑर्डर आता है कि वो इन दोनों लीडर्स को गिरफ्तार कर लें। अगले दिन इन दोनों लीडर्स की गिरफ्तारी की खबर अमृतसर में आग की तरह फैलती है। 10 अप्रैल को सुबह करीब 11:30 बजे अमृतसर सिटी के हॉल बाजार में लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करने के लिए इकट्ठा होते हैं। फैसला ये लिया जाता है कि इनमें से कुछ लोग डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके इन दोनों लीडर्स की रिहाई की मांग करेंगे। ये लोग निहत्थे भी थे और पूरी तरीके से शांत भी। जैसे ही ये लोग रेलवे ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो इन्हें पुलिसकर्मी आगे जाने से रोकते हैं जिसकी वजह से इन दोनों में बहस शुरू होती है। पुलिसकर्मी में मौजूद अंग्रेजी सिपाही अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में आकर बिना किसी वार्निंग के भीड़ पर गोली चला देते हैं जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत होती है और बहुत सारे लोग घायल होते हैं। ये दर्दनाक खबर सुनते ही हॉल बाजार में लोगों की भीड़ बढ़कर 30,000 हो जाती है। गुस्से से भरे लोग रेलवे पुल पर पहुंचकर पत्थरबाजी करना स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर पुलिस बिना किसी वार्निंग के लोगों पर गोली चलाती है जिसमें 20 लोग और मारे जाते हैं। जैसे ही ये दूसरी खबर हॉल बाजार में लोगों तक पहुंचती है तो गुस्से से भरे लोग हर उस बिल्डिंग पर अटैक करते हैं जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई होती है। नेशनल बैंक, चार्टर्ड बैंक, अलायंस बैंक और गर्ल्स मिशनरी स्कूल को निशाना बनाया जाता है। इस हमले में 3 बैंक मैनेजर्स की मौत होती है और 5 ब्रिटिश सिविलियंस मारे जाते हैं। अगले दिन हर एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन पे यह छापा जाता है कि बिना किसी वजह से अनप्रोवोक्ड मॉब ने बेकसूर अंग्रेजों को मार दिया और कहीं भी 24 बेकसूर लोगों के मारे जाने की खबर नहीं बताई जाती। उसी शाम यानी 10 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लाहौर और जलंधर से बलूच, गोरखा और यूरोपियन प्लाटून को भारी मात्रा पे अमृतसर सिटी में तैनात किया जाता है। 11 अप्रैल की रात को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जलंधर से ट्रांसफ़र कर अमृतसर सिटी में लाया जाता है और उसे सिटी के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पूरी आज़ादी दी जाती है। 12 अप्रैल को पूरे अमृतसर सिटी में बिजली और पानी के सप्लाई को बंद कर दिया जाता है।
इतना सब होने के बाद भी अमृतसर के लोग पूरी तरह से शांति बनाए रखते हैं। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन के वक्त लोकल एक्टिविस्ट जलियांवाला बाग में हालात पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग फिक्स करते हैं। बैसाखी के पावन अवसर पर बहुत सारे लोग अमृतसर के दूर गांव से गोल्डन टेम्पल में दर्शन के लिए आते हैं। करीब 4 बजे 8 से 10 हजार लोग जलियांवाला बाग में मौजूद होते हैं। इनमें ज़्यादातर छोटे बच्चे मौजूद होते हैं और दूर गांव से आए हुए लोग यहां आराम कर रहे होते हैं। बाग में बैठे लोग सबसे पहले तब घबराते हैं जब बाग के ऊपर से प्लेन लगातार चक्कर लगा रहा होता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और एरियल सर्वे से रेजिनाल्ड डायर को बाग में मौजूद भीड़ का अंदाज़ा लगता है। डायर सिटी से बाहर जाने वाले सारे रास्ते को बंद करवाकर अपने सिपाहियों के साथ .303 ली एनफील्ड राइफल और 2 गाड़ियां जिनमें मशीन गन लगी होती है इस पार्क के आगे पहुंचता है। पार्क का गेट बहुत छोटा होने के कारण गाड़ी अंदर नहीं जा पाती, लेकिन इस गाड़ी को ठीक गेट के आगे लगा दिया जाता है ताकि लोग भाग ना पाएं। दोस्तों, पार्क में बैठे लोग सिपाहियों को अंदर आते हुए देखते हैं। डायर बिना किसी वार्निंग के बेकसूर लोगों पर फायरिंग करने के लिए बोलता है। करीब 1650 गोलियां चलाई जाती हैं और हर एक सिपाही के बंदूक से 33 गोलियां फायर की जाती हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 379 लोग इस इंसिडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन रियल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज़्यादातर छोटे बच्चे और औरतें थीं। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसा दर्दनाक इंसिडेंट आज तक कहीं नहीं हुआ जहां पे बेकसूर और निहत्थे लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया हो। हैरानगी की बात यह है कि रेजिनाल्ड डायर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और रेजिनाल्ड डायर के इस इंसिडेंट को पूरे ब्रिटेन के लोगों ने सराहा और उसे बहुत ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा करके दिया कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया इन लोगों को सबक सिखा के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जलियांवाला बाग मैसेकर की अनटोल्ड स्टोरी आप समझ आई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टडी IQ PCS ने सारे स्टेट PCS के लिए एक नया लाइफ फाउंडेशन कोर्स लाया है जिसका नाम है संपूर्ण। दोस्तों, किसी भी आप स्टेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं PCS का, तो वहाँ पे आप स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप पे जाके आपको इस तरीके से कोर्सेज दिखेंगे ऑल स्टेट्स के। वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है दोस्तों, राइट, और क्लिक करके बाय नाउ पे आप जाके एक सिंपल सा कोड लगाएंगे जिस कोड का नाम है RDS लाइफ। ये मेरा कोड है, इस कूपन कोड को यूज करें और आप इस पे पर्टिकुलर कोर्स पे हैवी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में आपको ये भी बता दूं कि इसमें बहुत कोर्स में नए नए फीचर्स हमने ऐड ऑन किए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि एक स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाएगा। जो आपको 1-to-1 जो मेंटोरशिप मिलती है वही मेंटोर आपको पूरा इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। साथ में आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल को लेकर एक अलग सा फीचर हमने संपूर्ण बैच में ऐड किया है। एंड थर्ड, जब भी आपका कोई मॉड्यूल कंप्लीट होता है, जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे अलग से। लास्ट में कंप्लीट पूरा मॉड्यूल खत्म होने के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस हम लेंगे। तो दोस्तों, ये है कुछ स्पेशल फीचर्स इस संपूर्ण लाइव बैच में। भूलिएगा ना इस बैच में एनरोल करने के लिए और अपनी तैयारी को बहुत ही एफोर्डेबल प्राइजेस में स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।